हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है बॉटनी का। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आज उसी के बारे में इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन करना है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में, इट मीन्स बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल के बारे में आपको प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, जो कि आपने देखा होगा। हम आशा करते हैं कि आपने उस वीडियो को अवश्य देखे होंगे, क्योंकि अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगी कि किस प्रकार से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहाँ पे मैंने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को 4 पार्ट में डिवाइड करके दिखाया था आपको, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेनरी फेज एंड डेथ ओवरऑल डिक्लाइन फेज। ठीक है, तो वो जो आपके 4 फेज थे जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करता था, कुछ टाइम बाद बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती थी, फिर डिवीज़न करता था, फिर डेथ हो जाते थे। ठीक है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, आज उसी के बारे में इस लेक्चर में आपको जानना है। तो इस लेक्चर में आपको यही समझना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं। इस फैक्टर को थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जैसे कोई प्लांट है, सपोज करिए आपने कोई प्लांट लगाया। अब उस प्लांट को आपने लगाया, अब वो जर्मिनेट कर रहा है, तो आपको ये बताना है कि प्लांट है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। तो भैया, प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो उसके लिए आपको उसमें वाटर चाहिए प्लांट को। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वाटर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, लाइट चाहिए। ठीक है, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, पीएच भी सॉइल का मेंटेन करना पड़ेगा, ऑक्सीजन भी चाहिए प्लांट को, उसके साथ साथ कुछ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिएंट फैक्टर भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O वाटर चाहिए। तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें उसको चाहिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए उसे कुछ न कुछ फैक्टर ज़रूर चाहिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो उसी प्रकार जो माइक्रोब्स हैं, जब वो ग्रोथ करते हैं कल्चर मीडियम में, तो कौन कौन से फैक्टर चाहिए होते हैं, उसी के बारे में इस लेक्चर में आपको समझना है। ठीक है, तो आइए पहले एक बात, थोड़ी सी बात को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। तो लिखा है द फैक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी, द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ORR माइक्रोब्स are affected by many environment factor and nutritional factor। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए बहुत सारे इन्वायरमेंटल और न्यूट्रिशनल फैक्टर चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि प्लांट को, यानी कि सॉरी, माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से अपने आप को डेवलप्ड कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर आता है इसमें टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर सबसे पहला फैक्टर है जो कि प्लांट के, यानी कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो या फिर एनिमल प्लांट हो, ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं हम लोग, तो सभी लोग को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इन केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बैक्टीरिया में जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है, तो इसको ग्रो करने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रीजिंग पॉइंट पे अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पे भी अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। इट मीन्स कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि वो लो टेम्परेचर पे भी जीवित होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं कि हाई टेम्परेचर पर भी जीवित होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग
इस माइक्रोबियल ग्रोथ के बारे में समझे, तो जो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं वो 25 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक अपने आप को अच्छी अवस्था में यानी कि एक निश्चित टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। इट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच में 25 से 30 अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बैक्टीरिया को दिया जा रहा है कल्चर मीडिया में, तो वो अपने आप को काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करते हैं, वो अपना ग्रोथ काफ़ी अच्छे से करते हैं। जैसे अगर हम आपको हमारे और आप में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है एनवायरनमेंट का, तो हम लोग भी उस टेम्परेचर में अडॉप्ट नहीं कर पाते। अगर लो टेम्परेचर है फिर भी अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों के लिए मिनिमम जो है कि 30 से लेकर के 27 से लेकर के 30 से लेकर के 37 डिग्री सेंटीग्रेड बीच में 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड बीच में टेम्परेचर होता है, तो उस टाइम हम लोग अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है घटता है तो हम लोगों की जो बॉडी है वो उस पर धीरे से रेगुलेट कर पाती है, उस पर अडॉप्ट जल्दी से नहीं हो पाती है, इसलिए हमारे आप में सिम्टम यानी कि नॉर्मल कोल्ड कॉमन फीवर देखने को मिल जाता है। तो मैंने बताया था द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो बैक्टीरिया है कुछ बैक्टीरिया फ्रीजिंग पॉइंट पे, कुछ बैक्टीरिया होते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे भी अपने आप को टेम्परेचर पे यानी कितने टेम्परेचर पे ग्रोथ करते रहते हैं। लेकिन मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है ग्रोथ अकर्स बिटवीन 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। लेकिन जो ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं वो 25 से 35 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट लिखा है द लो टेम्परेचर रेडियस ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर टेम्परेचर लो है तो उसकी ग्रोथ में रेडियस यानी कि कमी देखने को मिलती है, अगर ज़्यादा है तब पर भी कभी कभी कमी देखने को मिल जाती है। तो उसी के बेस पे टेम्परेचर के बेस पे जो बैक्टीरिया है उसको कई भागों में बांट गया है। यानी कि अगर बैक्टीरिया को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, लो टेम्परेचर चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, तो उसको कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला आपका साइक्लोफिलिक बैक्टीरिया। साइक्लोफिलिक बैक्टीरिया यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिसको लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़े, यानी कि कोल्ड लविंग बैक्टीरिया होते हैं, जिसको 2 यानी कि 0 से लेकर के 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, उसको साइक्लोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, दीज बैक्टीरिया आर कोल्ड लविंग, यानी कि ये लो टेम्परेचर पे अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, अपने यानी कि कल्चर को बढ़ाते यानी कि उस पर ये ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं मीसोफिलिक बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो मीडियम टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे, मीडियम टेम्परेचर पे अपने आप को ग्रो करते हैं, वहाँ पे वो ग्रोथ करते हैं, जिसकी टेम्परेचर होती है 20 से लेकर के 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, उसको मीसोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं थर्मोफिलिक, यानी कि लगभग इनको हीट लविंग इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 40 से 80 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं हाइपर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिसको हाई टेम्परेचर पे, यानी कि आप कह सकते हैं कि मोर टेम्परेचर पे ये अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं, यानी कि उस पे यानी कि 80 से लेकर के 110 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये अपने आप को वहाँ पे ये ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर था आपका टेम्परेचर, जो कि बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है डेवलपमेंट करने में और उसमें यानी कि अपने आप को ग्रोथ करने में। दूसरा आता है लाइट। जिस प्रकार से प्लांट को लाइट की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसी प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी आवश्यकता पड़ती है लाइट के लिए। विदाउट लाइट वो भी बिना लाइट के वो भी भोजन नहीं बना पाते, ठीक उसी प्रकार बिना लाइट के ये भी अपने फूड का सिंथेसिस नहीं कर पाते। तो वही लैंग्वेज लिखा है द फोटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स रिक्वायर लाइट। जो फोटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको भोजन के निर्माण के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, और उसी के प्रेजेंस में भोजन का निर्माण करते हैं।
तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। द पर्पल एंड ग्रीन सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रिक्वायर सुटेबल वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो पर्पल यानी कि आपको मैंने पर्पल और जो कि सल्फर और पर्पल बैक्टीरिया के बारे में बताया था, जो कि क्या करते हैं, एक टेम्परेचर पे यानी कि निश्चित लाइट पे अपने आप को फोटो यानी कि वहाँ पे वो सिंथेसिस करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो एक रिएक्शन लिखा गया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लिया गया और हाइड्रोजन फास्फेट को लिया गया, लाइट के प्रेजेंस में इन दोनों को क्रिया करा के यहाँ पे ग्लूकोज, वाटर और सल्फर को दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है पीएच। पीएच भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए। अगर इसको सुटेबल पीएच मिल जाए तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। जैसे प्लांट अगर उसमें पीएच का जो मेंटेन है, अगर पीएच मेंटेन है, वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन लोगों को भी अपने आप को डेवलप करने के लिए अच्छे से यानी कि जो कि अपनी ग्रोथ करने के लिए इनको पीएच की भी आवश्यकता पड़ती है। तो वही लिखा गया है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो रिक्वायर सुटेबल पीएच। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पीएच भी रिक्वायरमेंट होना जरूरी है, मिलना जरूरी है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ पीएच माइक्रोब्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। ठीक है, पीएच के आधार पे बैक्टीरिया को भी कई ग्रुप में बांटा गया है। जैसे एसिडोफिलिक, ऐसे बैक्टीरिया जो एसिडिक नेचर के हो, यानी कि उनकी पीएच क्या हो, 2 से 5 के बीच में हो, तो उसको कहते हैं हम लोग एसिडोफिलिक बैक्टीरिया, यानी कि ये 2 से 5 के टेम्परेचर के बीच में चाहते अच्छे से ग्रो करते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं न्यूट्रोफिलिक, यानी कि वो 7 पीएच पे अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। कुछ होते हैं एल्कलाइफिलिक, यानी कि एल्कलिक फिक होते हैं, यानी कि ये लगभग 8 से 12 पीएच पर ये अपने आप को अडाप्ट करते हैं और वहाँ पे अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, आगे समझते हैं। अगला है आपका ऑक्सीजन। जिस प्रकार प्लांट को आप सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार प्लांट को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी प्लांट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एरोबिक होते हैं, कुछ होते हैं कि एनएरोबिक होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पे, यानी कि ऑक्सीजन वो कितना रिक्वायर कर रहे हैं, उसके आधार पे इसको कई ग्रुप में बांटा गया है। यानी कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन को ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसके बेस पर पे उसको कई भागों में बांटा गया है। जैसे पहला ऑब्लिगेट एरोबेस, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिसको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती हो, उसको कहते हैं हम लोग ऑब्लिगेट एरोबेस। दूसरा होता है फैकल्टेटिव एरोबेस, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिसको CO2 की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल CO2 के अब्सेंस पे ही वो ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। ये केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे ही ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। अगला ऑब्लिगेट एनाएरोब्स, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिसको एकदम कम्प्लीटली आप कह सकते हैं कि अगर CO2 नहीं है तभी वो O2 के प्रेजेंस पे ही ये क्या होते हैं, अपने आप को ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। कुछ होते हैं फैकल्टेटिव एनएरोबिस, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो थोड़ी बहुत मात्रा में ऑक्सीजन है तो भी अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। तो यहाँ पे एरोब्स हैं, यहाँ पे एनाएरोब्स हैं। ठीक है, एनएरोब्स है, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे समझते हैं CO2। कुछ बैक्टीरिया यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ होते हैं कि जिसको हाई अमाउंट में CO2 चाहिए, कुछ होते हैं कि लो अमाउंट में CO2 चाहिए। तो सम माइक्रोब्स आर हाई अमाउंट ऑफ CO2 फॉर दियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ के लिए कुछ होते हैं कि जिसको यानी कि मच अमाउंट में आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द बैक्टीरिया विच रिक्वायर मच अमाउंट ऑफ CO2 फॉर ग्रोथ आर कॉल्ड एज कैप्रोफिलिक बैक्टीरिया। जिसको ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया में, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिसको ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को चाहती है, उसको कैप्रोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। आगे लिखा द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आल्सो रिक्वायर O2 फॉर बैक्टीरियल
फॉर बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिसका फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस। यानी कि द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आल्सो रिक्वायर CO2। अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसको CO2 की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, क्योंकि उसको भोजन का निर्माण करना है। आगे बढ़ते हैं, तो यहीं पे रिएक्शन के द्वारा आपको दिखाया भी गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। थर्ड आता है H2O। तो वाटर भी एक इसेंशियल फैक्टर है, किसके लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि वाटर के बिना ही ये अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही लिखा गया है, ये सब सारी चीज़ें रट्टाफिकेशन की, आप इसको रटना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। यहाँ पे बहुत कम कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बताया जाए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं, इसलिए चीज़ों को स्पीडली पढ़ाया जा रहा है। जहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें आएगी वहाँ पे अच्छे से स्लो मोशन में आपको डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। द वाटर इज इसेंशियल फैक्टर फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ बिकॉज इट्स अफेक्ट द माइक्रो मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। यानी कि जो H2O होता है, वाटर होता है, एक इसेंशियल फैक्टर है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये भी अफेक्ट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को और फिजिकल एक्टिविटी को। आगे समझते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन लैक ऑफ वाटर ड्राई इन्वायरमेंट इज नोन एज जीरोफिलिक्स। यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो सूखे में अपने आप को अडॉप्ट कर ले, वहाँ पे रहे, उसको कहते हैं जीरोफाइल्स, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो आस्मोटिक प्रेशर यानी कि साल्ट कंसंट्रेशन पे आप कह सकते हैं कि अपने आप को ग्रोथ करते हैं, यहाँ पे वो ग्रो करते हैं। तो वही लिखा गया है, द माइक्रोब्स रिक्वायर्ड ORR ऑब्टेन दियर न्यूट्रिएंट इन सोल्यूशन फ्रॉम सराउंडिंग लिक्विड मीडियम थ्रू द ऑस्मोसिस। यानी कि जैसे ये माइक्रोब्स है, ठीक है, अगर इस माइक्रोब्स को यहाँ पे ग्रो कराया जा रहा है तो ये माइक्रोब्स है, यहाँ पे कल्चर मीडियम में क्या किया है, सॉल्यूशन के फॉर्म में क्या रखा गया है, सॉल्यूशन के फॉर्म में न्यूट्रिएंट मटेरियल को रखा गया है। अब ये इसको एब्जॉर्ब करेगा किसके द्वारा, ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा। यानी कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और इसके अंदर प्रेशर कम है, तो ये जो यहाँ पे अगर ये इसका प्रेशर कंसंट्रेशन बाहर का ज़्यादा होगा तो वाटर अंदर की तरफ मूव करने लगेगा, यानी कि सॉल्यूशन अंदर की तरफ मूव करेगा, और प्लांट जो है कि ऑस्मोसिस के थ्रू, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऑस्मोसिस के थ्रू उसको रिक्वायर करेगा, ठीक है। कहने का मतलब, जैसे ये कंटेनर है, इसमें बैक्टीरिया है, अगर इसका कंसंट्रेशन लो है तो ये, और इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, हायर टू लोअर की तरफ बढ़ेगा, इसमें ये इंटर कर जाएगा और इसको इसी तरीके से ऑस्मोसिस के द्वारा इसको भोजन मिल जाएगा। तो लिखा है द माइक्रोब्स रिक्वायर ORR ऑब्टेन दियर न्यूट्रिएंट इन सोल्यूशन फ्रॉम सराउंडिंग लिक्विड मटेरियल थ्रू द ऑस्मोसिस, ठीक है। द प्रेशर डेवलप्ड ऑस्मोसिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोसिस के द्वारा जो भी प्रेशर डेवलप्ड होगा उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और साल्ट का कंसंट्रेशन होता है वो अफेक्ट करता है किसको, बैक्टीरिया की ग्रोथ को, ठीक है। तो लिखा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। ऑस्मोफोबिक यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो एब्सेंस ऑफ सॉल्यूशन या कह सकते हैं आपकी लिक्विड मटेरियल, वहाँ पे भी वो अपने आप को अडॉप्ट कर ले, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया, ठीक है, जहाँ पे क्या हो, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि सॉल्यूशन कम हो, ड्राइज इन एब्सेंस क्या हो, सूखा हो, एब्सेंस हो, वहाँ पे आप हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसको हम लोग कहते हैं डाइहाइड्रेशन। इट मीन्स लिखा है द माइक्रोब्स डाइज इन प्रेजेंस ऑफ हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। जब बैक्टीरिया हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे जब बैक्टीरिया डाई कर जाए, मर जाए, डाइज मतलब मर जाए, इन प्रेजेंस ऑफ हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन,
इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। कहने का मतलब डिहाइड्रेशन। जब किसी प्लांट से या फिर आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया से जब ज़्यादा मात्रा में वाटर बाहर निकल जाए तो उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है और बैक्टीरिया क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, मर जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्लांट है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके अंदर से वाटर को निकाल दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। सूखने के बाद वो क्या हो जाएगा, डाई कर जाएगा, मर जाएगा। तो उसी प्रकार बताया गया अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस पर अगर हाई ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन सॉल्यूशन में रख दिया जाए, यानी कि कंसनट्रेशन ज़्यादा हो उसमें रख दिया जाए, वो मर जाएगा यानी कि डाइज कर जाएगा। क्यों? प्रेजेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन, इसी को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन। ऑस्मोफिलिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर पे डेवलप करते हैं उसे ऑस्मोफिलिक कहते हैं। हाइलोफिलिक यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो साल्ट कंसनट्रेशन में अपने आप को क्या करे, एडॉप्ट करे और वहाँ पे अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट को करे, उसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है ऑस्मोड्यूरिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे यानी कि मीडियम आप कह सकते हैं कि वो क्या करे, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच में भी वो अपने आप को एडॉप्ट कर ले, उसको कहते हैं ऑस्मोड्यूरिक बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि अगर हाई टेम्परेचर मिल रहा है तो भी वो एडॉप्ट कर लेगा, अपने आप को चेंज कर लेगा, लो टेम्परेचर मिल रहा है तब भी वो अपने आप को एडॉप्ट कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो ये होते हैं, ये थे आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, अब आता है न्यूट्रिशन फैक्टर। आपको पता है भैया जिस प्रकार से प्लांट को हमको जो है कि कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, फास्फोरस की, इन सभी चीज़ों की पड़ती है हमारे बॉडी को, प्लांट को, उसी प्रकार बैक्टीरिया को भी इन सब एलिमेंट की न्यूट्रिशन फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है फॉर द ग्रोथ। द माइक्रोऑर्गेनिज्म रिक्वायर मेनी न्यूट्रिएंट एलिमेंट सच एज CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम एंड पोटेशियम एंड अदर न्यूट्रिएंट फॉर दियर ग्रोथ। इसके साथ साथ और भी होते हैं फैक्टर जो कि प्लांट को चाहिए होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स रिक्वायर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्टर, यानी कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार के अलग अलग हैं तो अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स को अलग अलग अमाउंट में न्यूट्रिशन फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। कुछ होते हैं जिनको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, कुछ होते हैं कम जिसको न्यूट्रिशन चाहिए, किसके लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये पूरा रहा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ माइक्रोब्स के बारे में बताया। ये चीज़ें मैंने आपको स्पीड से बताई। क्यों बताई? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको क्योंकि बार बार दोहराने की, याद करने की, आप कह सकते हैं कि रटने की चीज़ें, तो यहाँ पे मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई स्पीडली। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको आसान शब्दों में यानी कि धीरे धीरे बताया जाता है, जैसे आपको कल्चर बताया जाएगा। ठीक है, कल्चर को आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा क्योंकि ये चीज़ें रट्टाफिकेशन की तो है लेकिन यहाँ पे कुछ समझने वाली चीज़ें भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया, आप इतना बस ध्यान दीजिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अफेक्ट करने के लिए, जैसे प्लांट है उसको डेवलप करने के लिए अनेक प्रकार के फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार बैक्टीरिया को बच चाहिए कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर, कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे टेम्परेचर चाहिए उसको टेम्परेचर के बाद लाइट चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, pH चाहिए, CO2 चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसको वाटर चाहिए, H2O इट मीन्स चाहिए, ऑस्मोटिक साल्ट कंसनट्रेशन चाहिए। ये सब सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। इसके बेस पे इन सारी चीज़ों को बांटा गया है। अगले लेक्चर में हम आपके साथ कल्चर के बारे में समझेंगे जो कि आपके सिलेबस में दिया है, बैच कल्चर, फिर बैच कल्चर और कॉन्टिन्यूअस कल्चर। इन सभी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और कल्चर के बाद हमें लगता है कि एक दिन और आपका क्लास चलेगा जिसमें आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। बैच कल्चर, कॉन्टिन्यूअस कल्चर ये आपको पढ़ा दिया जाएगा। फिर डिफरेंसेस बिटवीन बैच कल्चर, उन सभी के बारे में फिर 2 क्लास आपकी और बचेगी। जिस प्रकार से आपकी ये पूरी जो कि सिलेबस जो था, ये 2 टॉपिक है वो आपका कवर हो जाएगा, यानी कि ये यूनिट कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग फाइकोलॉजी यानी कि एल्गी के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, यानी कि नए पॉइंट पे, जिस पे हम आपको पढ़ाएंगे कल्चर के बारे में। ठीक है, कल्चर क्या होता है इन सभी को हम आपको अगले लेक्चर में डिस्कस
करेंगे।